बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। 4.1 से लेकर 4.10 तक तमाम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है बेटा आपके पास 4.1, 9th क्लास फिजिक्स। इसमें आपको कहता है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू आपने क्या ले लेनी है, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कार्ट कहते हैं बेटा रेडी को, गधा गाड़ी को, छकड़े को, ये जो आप कहते हैं ना, तो 30 डिग्री के एंगल पे वो बंदा खींच रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एक कार्ट बना दें ऐसे, और यहाँ पर ये जो बंदा है ये इसको खींच रहा है, इस तरीके से इसने रस्सी पकड़ी हुई। अब ये जो एंगल है ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर इस 30 डिग्री के एंगल से वो इसको खींच रहा है। तो आपको कहता है कि फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आप एफ एक्स निकालें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, और आप एफ वाई निकालें इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब वन बाय वन हम कैलकुलेट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स, उसका फार्मूला होता है बेटा एफ इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एफ की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 200 न्यूटन, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब जब आप अपने कैलकुलेटर पे कॉस ऑफ 30 डिग्री निकालेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 200 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 173.2 न्यूटन। तो आप लिखेंगे 173.2 न्यूटन। ये आ गया आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। नाउ अब हमने निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट जिसे एफ वाई कहते हैं। ठीक है, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू साइन थीटा, एफ इंटू साइन थीटा। एफ की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 200 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे पहले साइन 30 निकालना है, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना है 200 से। तो ये आ रहा है आपके पास 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। यही आपकी इस न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट थी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स की वैल्यू निकालें और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके दें। न्यूमेरिकल नंबर है बेटा हमारे पास 4.2, 9th क्लास का। कहता है अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फोर्स कितनी है बेटा, 300 न्यूटन अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलरली एट द नॉब ऑफ अ डोर। आपके पास दरवाजे का कुंडा है, नॉब है जिससे आप दरवाजा ओपन करते हैं, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं 300 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द नॉब। कहता है इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। दरवाजे का जो कब्जा होता है जिसके ऊपर दरवाजा झूलता है राइट लेफ्ट, उस हिंज से इसका फासला कितना है, 1.2 मीटर। व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड। तो आपको कितनी टॉर्क लगानी पड़ेगी। टॉर्क होता है बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, जिससे आप उस नॉब को गोल घुमा रहे हैं ना, उस ताकत को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट, गर्दिशी असर होता है ताकत का। और टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा एफ क्रॉस एल, एफ क्रॉस एल। ये फोर्स है जो आपने लगाई है। एल आपके पास क्या है, मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म वो डिस्टेंस जहां पर ताकत लग रही है उससे लेकर और जिस चीज के गिर्द वो घूम रहा है। ठीक है, तो F इंटू एल आपके पास फार्मूला आ गया टॉर्क का। वैल्यू आप पुट करेंगे, F की वैल्यू 300 इंटू एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने कैलकुलेटर पे, 300 मल्टीप्लाई 1.2, ये आ गया आपके पास 360 न्यूटन मीटर, 360 न्यूटन मीटर आ गया आपके पास। इसके अलावा एक चीज और उसने कही थी कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टार्क, क्या ये पॉजिटिव टार्क होगा या ये नेगेटिव टार्क होगा। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि आप फोर्स लगाते हैं डोर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलने के लिए, तो लिहाजा टॉर्क इसमें पॉजिटिव है। तो आप सेकंड पार्ट के रिजल्ट में लिखेंगे टॉर्क इज पॉजिटिव, टॉर्क इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज लग रही होती तो क्या लेते, नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रही है तो फिर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे फोर्स टर्न्स द डोर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज फोर्स टर्न्स द डोर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां से बेटा एक एमसीक्यूज भी तैयार कर लें कि जब कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी हुई हो तो टॉर्क को पॉजिटिव लेना है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी हो तो टॉर्क को क्या लेना है, आपने नेगेटिव लेना है। न्यूमेरिकल है बेटा आपके पास 4.3 में इस फिगर को समझने की जरूरत है। दरमियान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इस रॉड को बैलेंस किया गया है। इसके राइट साइड पे एक वेट लटका के दिया हुआ है, उसका वजन कितना है 4 न्यूटन। और जो लेफ्ट साइड पे वेट है जिसको मैंने W2 कह लिया है, उसका वेट हमने मालूम करना है। इसी तरह उस वेट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर है, जिसे हमने क्या ले लिया है L1, मोमेंट आर्म 1। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट 2 तक का जो फासला है उसे हमने ले लिया है L2, तो ये मोमेंट आर्म नंबर 2 हो गया। अब आपको ये वाला अननोन वेट निकालना है W2। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का फार्मूला यहां पर लगेगा। पहले हम डाटा बना लेते हैं। वेट W1 4 न्यूटन आ गया और मोमेंट आर्म L1 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटी का मतलब है मीटर का 100वां हिस्सा, ठीक है। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में ट्रांसफर होते हैं बेटा, कन्वर्जन रेट से डिवाइड करते हैं। तो 30 को 100 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.3 मीटर। वेट टू W2 ये अननोन है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। और जो मोमेंट आर्म 2 है L2 40 सेंटीमीटर है, 40 डिवाइड बाय 100 किया, 0.4 मीटर आ गया। अब W2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एज पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। क्लॉकवाइज टॉर्क आपका बराबर होता है किसके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो आपने क्या करना है, इनके वैल्यूज मेंशन करनी है। क्लॉकवाइज टॉर्क में आपने लिखा W1 इंटू L1, इस साइड का झुकाओ। ये देखें घड़ी ऐसे चलती है ना, तो अगर ये रॉड इस तरफ घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और घड़ी के अपोजिट सिमत ये बनती है, अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो उधर हमने दूसरी साइड पे लिखा W2 इंटू L2। अब आपने चूंकि W2 की वैल्यू निकालनी है तो W2 इधर रह जाएगा, L2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो L2 डिवाइड में आ गया W1 इंटू L1, ये आ गई आपकी W2 की वैल्यू। आप वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, ठीक है। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। W1 की वैल्यू आपके पास 4, L1 की वैल्यू आपके पास 0.3 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू 0.4। अपने कैलकुलेटर पे इन्हें क्या कर ले, मल्टीप्लाई। 4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आंसर आ गया बेटा आपके पास 3। तो वेट 2 की वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन है। वेट 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 न्यूटन। अब 3 न्यूटन अगर वेट 2 है तो लिहाजा ये रॉड जो है वो बैलेंस हो जाएगा इन्हीं मोमेंट आर्म्स के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 4.4 है। उसमें उसने बच्चों के एक पार्क में लगे हुए झूले की बात की है जिसे सी सॉ कहते हैं, ठीक है। अब सी सॉ पे क्या होता है, एक बच्चा एक साइड पे बैठ जाता है, दूसरा बच्चा दूसरी साइड पे बैठ जाता है, दरमियान में फलक्रम होता है। ये बच्चा अगर भारी है तो ये इधर को झुक जाएगा, ये बच्चा भारी है तो ये इधर को झुक जाएगा। उसको बैलेंस कैसे कहते हैं, अगर एक बच्चा हल्के मैस वाला है तो वो जरा आगे होके बैठ जाता है, जब आगे होके बैठ जाता है तो वो बैलेंस हो जाता है। अब इसकी कहानी समझनी है। ये चाइल्ड ए है, ये चाइल्ड बी है। उसने कहा है मैस ऑफ चाइल्ड ए 30 kg है और मैस ऑफ चाइल्ड बी जो है वो 40 kg है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फलक्रम से जो फासला है चाइल्ड ए का 2 मीटर है और चाइल्ड बी का फासला जो है 1.5 मीटर है। तो आप इसको मोमेंट आर्म ऑफ ए चाइल्ड ले लेंगे और इसको मोमेंट आर्म ऑफ बी चाइल्ड ले लेंगे। उसने पूछा है कि गर्दिशी असर के जरिए, टॉर्क के जरिए आप ये बताएं कि दोनों साइड की मूवमेंट कैलकुलेट करें। इधर कितनी मूवमेंट हो रही है, इधर कितनी मूवमेंट हो रही है, ये बच्चा नीचे को झुक रहा है या ये झुक रहा है। और एंड में एक रिजल्ट आपने बताना है कि क्या ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, तवाजुन में है। जैसे मैंने ये तस्वीर में खड़े किए ना बराबर, तो क्या ये बराबर है, तो ये आपने चेक करना है। अब देखिए टॉर्क ए निकालना है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, F क्रॉस L, ठीक है। तो L यहां पर A वाला आप पुट कर देंगे। इसी तरह टॉर्क बी में टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L B पुट करेंगे। F कैसे निकलता है,
एफ आपका बेसिकली वेट है, ठीक है। फोर्स किसके बराबर है? वेट के। तो हम पहले ए चाइल्ड का वेट निकालते हैं। डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी। एम कौन सा लगाना है आपने? ए चाइल्ड वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? एफ ए की वैल्यू आ गई बेटा, एम की वैल्यू आपने पुट की 30, जी की वैल्यू क्या होती है 10, 30 इंटू 10 300 न्यूटन आ गया। इसी तरीके से अब आप बी चाइल्ड के लिए एफ बी निकालें, वेट ऑफ बी चाइल्ड, ठीक है, एम इंटू बी मल्टीप्लाई बाय जी। तो आपने क्या किया? वैल्यूज पुट की, मैस ऑफ बी चाइल्ड है आपके पास 40, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या है 10, ये आ गया आपका 400 न्यूटन। तो फोर्स आपके पास, वेट आपके पास निकल आया है, मोमेंट आर्म आपके पास पहले ही मौजूद है। अब क्या करेंगे? अब फार्मूले में पुट करेंगे आप कि मोमेंट ऑफ द चाइल्ड ए, वो आ गई एफ इंटू एल ए, एफ ए इंटू एल ए। एफ ए की वैल्यू 300 आई है और मोमेंट आर्म ऑफ ए कितना है 2 मीटर, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 600 न्यूटन मीटर, 600 न्यूटन मीटर। ये मूवमेंट ऑफ द ए चाइल्ड है, इस साइड पे जितना झुकाव आ रहा है वो कितना आ रहा है 600 न्यूटन मीटर। इसी तरह आप बी चाइल्ड की मूवमेंट निकालेंगे, उसके लिए आप क्या पुट करेंगे? एफ इंटू एल और साथ क्या लिख देंगे? बी। एफ बी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 400 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय एल बी की वैल्यू आपके पास है 1.5 मीटर, तो ये भी आपके पास आ रहा है 600 न्यूटन मीटर। तो ये तो दोनों बराबर आ गए। दोनों बराबर आने का क्या मतलब है? कि वो बैलेंस में है। उसने लिखा था कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो एज मोमेंट ऑफ ए बराबर है मोमेंट ऑफ बी, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप बताएंगे उसे कि ये तवाजुन में है, वाकई भाई ये दोनों बच्चे बराबर बराबर खड़े हैं। न्यूमेरिकल है बेटा आपके पास 4.5। पहले आप इसकी इस तस्वीर को समझने की कोशिश करें, साथ साथ डाटा बनाएंगे। कहता है क्रो बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स। क्रो बार बेटा ये एक लोहे का रॉड होता है, इसके आगे बारीक सी चोंच बनी होती है। किसी भारी वजन को उठाने के लिए आप वो चोंच उसके नीचे घुसाते हैं और दूसरी साइड से नीचे की तरफ जोर लगाते हैं, तो क्या होता है वो वेट हवा में उठ जाता है, लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब फोर्स कहता है यहाँ पे कितनी लगाई जा रही है 250 न्यूटन, तो हमने फोर्स की वैल्यू एफ की क्या ले ली 250 न्यूटन। उसके बाद कहता है कि बताएं कितना वेट जो है ये क्रो बार लिफ्ट कर सकती है। फोर्स और जहां पर ये जमीन के साथ टच कर रही है, जिसे फलक्रम कह सकते हैं आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, वहां से इधर तक का फासला 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये मोमेंट आर्म नंबर 1 हो गया L1। आप इसको ले लेंगे फोर्स आर्म L1 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 30/100, तो वैल्यू आ जाएगी 0.3 मीटर। सेकंड क्वांटिटी क्या है? वेट W, ये अननोन है, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लिया, और वेट आर्म जो दिया हुआ है तस्वीर में वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो L2 आपने ले लिया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 100 से डिवाइड किया, वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 0.05 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। एज पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, आप क्या लिखेंगे? एज पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपको कहता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होती है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, लिहाजा F1 इंटू L1 बराबर आ जाएगा W इंटू L2। यहां से W की वैल्यू निकालनी है, तो ये L2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, F इंटू L1 डिवाइडेड बाय L2। वैल्यूज आपके पास मौजूद है, रिप्लेस करें। F की वैल्यू क्या है 250 न्यूटन, तो लिहाजा आपने यहां लिखा 250। L1 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 0.3 मीटर, तो L1 की जगह आपने रिप्लेस किया 0.3 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.05 मीटर, आपने रिप्लेस किया 0.05। अब आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल नंबर 4.5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है 4.6। इसमें वो आपको कहता है अ मोमेंट आर्म ऑफ 30 सेंटीमीटर। कैसे कहता है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है आपके पास, 30 सेंटीमीटर लंबा कसने वाला पाना है आपके पास, तो मोमेंट आर्म आपका क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन। अब आपको गर्दिशी असर इसके लिए चाहिए 150 न्यूटन मीटर, तो कैलकुलेट करें कि फोर्स कितनी है, यहां पर फोर्स कितनी है। तो आपको पता है टॉर्क का फार्मूला बेटा क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। यहां से अगर एफ निकालना हो तो ये जो एल मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू को आप रिप्लेस कर देंगे, टॉर्क की वैल्यू कितनी है आपके पास 150, और मोमेंट आर्म एल की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.3 मीटर, तो 0.3 से आप इसे क्या कर देंगे डिवाइड। तो 150 को आप डिवाइड करें 0.3 से, ये आता है आपके पास 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। तो इतनी फोर्स जो है आपको दरकार होगी। न्यूमेरिकल नंबर है बेटा आपके पास 4.7। इसमें ये तस्वीर आपको बुक में बना के दी गई है और साथ कुछ स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, पहले तस्वीर को समझ लेते हैं। कहता है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट। आपके पास रस्सी के साथ ये जो बॉल है ना, ये गोल दायरा बना हुआ है, इसका वजन है 5 न्यूटन। आपने ये रस्सी के साथ लटकी हुई थी सीलिंग में, आपने इसको पकड़ के एक साइड पे खींचा, जैसे आप झूला जो पिंग वाला झूला होता है उसको नहीं खींचते एक साइड पे, इस तरह आपने इस लटकी हुई बॉल को एक साइड पर खींचा है राइट साइड पे, ठीक है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। जब आपने इसको राइट साइड पे खींचा है तो एंगल कितना बन गया है, छत के साथ 60 डिग्री बन गया है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, के कितनी ताकत लगी है इसको राइट साइड पे खींचने में, एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, और उस रस्सी के अंदर खिंचाव कितना आया है, इस रस्सी के अंदर, ये जो रस्सी है ना जिसके साथ बॉल लटकी हुई थी, इसके अंदर खिंचाव कितना है। अब रस्सी देखें बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में लटकी हुई है, ठीक है, तो खिंचाव भी निकालना है और ये फोर्स भी निकालनी है। अब यहां पर आपके पास वेरी क्लियर है इस तस्वीर से कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का, ये वाला टी साइन थीटा, ये आपके बेसिकली वेट के बराबर है। क्यों, वेट किस साइड पे होता है बेटा, जमीन की तरफ, तो मैंने एरो लगा के बता दिया कि वेट 5 न्यूटन, ठीक है। इस वजह से देखिए वेट हमेशा क्या होता है, मैस टुवर्ड्स द ग्रेविटी, मैस टुवर्ड्स द अर्थ। तो हम यहां पर लेंगे कि वेट बराबर है टी साइन थीटा के, वेट किसके बराबर है, टी इंटू साइन थीटा के, मैंने बना भी दिया वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे। अब हमें यहां से टी की वैल्यू निकालनी है, तो लिहाजा वेट डिवाइडेड बाय साइन थीटा, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे बेटा, वेट की वैल्यू 5 न्यूटन है और साइन ऑफ क्या बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। आपने अपने कैलकुलेटर पे 5 को डिवाइड करना है साइन ऑफ 60 डिग्री से, ठीक है। ये वैल्यू आती है 5.77, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, ये बन गया 5.8 न्यूटन। टेंशन जो है ना खिंचाव की कुवत होती है बेटा, खिंचाव लंबाई के रुख हो रहा है, वर्टिकल रुख में हो रहा है, तो लिहाजा हमने कंपोनेंट कौन सा लिया है, साइन थीटा कंपोनेंट लिया है। टेंशन आपके पास आ गई 5.8 न्यूटन। अब फोर्स जो है उसमें उसने एरो लगा के बताया हुआ है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। चूंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है तो लिहाजा आप फोर्स को क्या लेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू टी इंटू कॉस थीटा, फोर्स इज इक्वल टू टी इंटू कॉस थीटा। अब टेंशन की वैल्यू आपके पास चूंकि आ चुकी है 5.8, ये पुट की आपने, और कॉस ऑफ 60 डिग्री लगा दिया साथ, ठीक है। टेंशन की वैल्यू 5.8 न्यूटन, कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5.8 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री, वैल्यू आपके पास आ गई जी 2.9, तो फोर्स की वैल्यू आपके पास इस न्यूमेरिकल में आ गई 2.9 न्यूटन। अब इस तस्वीर को जो बच्चा समझ लेगा, ये देखें लंबाई के रुख टेंशन खिंचाव जो है
वो किस में है, लंबाई के रुख, वो वेट के बराबर हो रहा है, और लिहाजा फोर्स जो है वो किस में है, हॉरिजॉन्टल रुख में। तो उसमें कॉस थीटा का कंपोनेंट निकालना है और वेट में आपने क्या लगाना है, साइन थीटा का कंपोनेंट लगाना है। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 4.8 जो है उसमें ये तस्वीर आपको बना के दी हुई है कि साइन बोर्ड जो है दो स्टील वायर्स के साथ लटका हुआ है। एक स्टील वायर ये है दीवार में लगी हुई और एक स्टील वायर ये है, इससे लटका हुआ है। अब इस स्टील वायर में टेंशन T1 है खिंचाव, और इस स्टील वायर में टेंशन क्या है, T2। दोनों का फासला सेंटर से बराबर है 2 मीटर और 2 मीटर, और साइन बोर्ड का वजन दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन। तो हमने डाउनवर्ड फोर्स वेट ले ली 200 न्यूटन। टोटल अपवर्ड फोर्स किसके बराबर है, T1 प्लस T2। आपने टेंशन 1 की वैल्यू भी निकालनी है और टेंशन नंबर 2 की वैल्यू भी निकालनी है। तो इसका सादा तरीका यह है बेटा कि आपको नजर आ रहा है कि दोनों इक्वल वेट शेयर कर रहे हैं, बिकॉज मोमेंट आर्म इसका भी बराबर है, मोमेंट आर्म इसका भी बराबर है। तो आप लेंगे, लिखेंगे हेयर टेंशन 1 बराबर है टेंशन 2 के, लिहाजा हम उसे एक नाम दे देते हैं टेंशन T। क्यों बराबर है, एज द वायर्स शेयर द लोड इक्वली, एज द वायर्स शेयर द लोड इक्वली। ठीक है, वायर जो है वो बराबर वजन शेयर कर रही हैं, तो लिहाजा टेंशन 1 की जगह भी T पुट कर दिया और टेंशन 2 की जगह भी क्या पुट कर दिया, T। ये आ गया आपके किसके बराबर, वेट के। आप यहां पहले इक्वेशन बना लेंगे, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू वेट। डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड वेट दोनों बराबर है, तो T प्लस T क्या आ गया, 2T, और वेट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 200। यहां से टेंशन T की वैल्यू आपने निकालनी हो, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 हो जाएगा। तो टेंशन T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 न्यूटन। जब टेंशन T की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन आ गई है, तो इसका मतलब है यही तो टेंशन 1 की वैल्यू है और यही वैल्यू टेंशन 2 की वैल्यू है। दूसरी रस्सी में भी, दूसरी स्ट्रिंग में भी इतना ही खिंचाव है। तो इसमें सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से इस डायग्राम को समझने की जरूरत है। न्यूमेरिकल नंबर है बेटा 4.9 हमारे पास, इसकी हम डायग्राम खुद बना लेंगे, उसने नहीं दी। वन गर्ल ऑफ 30 kg mass sits 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा। ये हमने एक्सिस बना लिया इसका, और 30 kg मैस ले लिया M1 उस बच्ची का। कहता 1.6 मीटर फासले पर वो बैठी हुई है सीसा पे। L1 हो गया 1.6 मीटर और मैस 1 M1 हो गया 30 kg। फिर कहता है अनदर गर्ल ऑफ मैस 40 kg। दूसरी साइड पे हमने बच्चे का मैस ले लिया M2 इज इक्वल टू 40 kg, wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium। तो ये रहे तवाजुन में, इस तरीके से जैसे मैंने बनाया हुआ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। कहता है हाउ फॉर अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल मे सिट, कितने फासले पे वो बच्ची बैठे 40 kg वाली कि ये सीसा आपका इक्विलिब्रियम में ही रहे। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है वो आपको कहता है कि F1 इंटू L1, F2 इंटू L2। अब यहां पर F की जगह, वेट की जगह क्या दे दिया है, मैस दे दिया। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ फर्स्ट गर्ल और वेट ऑफ सेकेंड गर्ल अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वेट का फार्मूला होता है बेटा M इंटू जी, तो M1 इंटू जी कर देंगे। M1 30 kg बच्चे का मैस था और जी की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगी आपके पास 300 न्यूटन। इसी तरह वेट 2 आ जाएगा M2 इंटू जी। M2 आपके पास आ गया 40, जी की वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 400 न्यूटन। यहां कहीं लिख लें अगर आपको नहीं पता, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा सकते हैं। नाउ एज पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो आप लिखेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क, या मोमेंट्स भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन आ रही है बेटा, M1 वाली। ठीक है, ये इधर को झुकेगा तो क्लॉकवाइज है,
ये इधर को झुकेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां आप लिखेंगे W1 इंटू L1 बराबर है W2 इंटू L2। अब हमें निकालनी है L2, मोमेंट आर्म नंबर 2 की वैल्यू। तो ये जो W2 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को रिप्लेस करें। W1 की वैल्यू आपके पास 300 न्यूटन है, L1 की वैल्यू आपके पास 1.6 मीटर है और W2 की वैल्यू आपके पास 400 न्यूटन है। ठीक है, वैल्यूज को रिप्लेस किया, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, 300 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आता है आपके पास 1.2। तो लिहाजा L2 की वैल्यू आपके पास आ गई 1.2 मीटर। जो 40 kg वाला बच्चा है अगर वो एक्सिस से 1.2 मीटर के फासले पर बैठेगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सीसा आपका बिल्कुल बैलेंस खड़ा हो जाएगा। 4.10 न्यूमेरिकल है बेटा लास्ट इस चैप्टर का। इसमें ये तस्वीर आपको दी गई है जिसमें आप देखेंगे इस ब्लॉक के साथ एक रस्सी इधर लटकी हुई है और एक रस्सी जो है स्ट्रिंग नंबर 2 इधर है। वेट लटका हुआ है 150 न्यूटन का। इस 150 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है टेंशन 1 का साइन थीटा कंपोनेंट। वो कहता है एंगल बनाता है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। आप टेंशन 1 भी निकालें इस रस्सी की टेंशन और टेंशन 2 भी कैलकुलेट करके दें जो हॉरिजॉन्टल रस्सी है उसकी। तो आपने क्या करना है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट भी इस्तेमाल होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बाद में इस्तेमाल होगा। आप लिखेंगे कि जो टेंशन 1 है उसका साइन थीटा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है वेट को। ठीक है, तो T1 साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया आपके पास, T1 साइन थीटा इज इक्वल टू वेट के बराबर आ गया। अब वेट आपको कितना दिया हुआ है 150 न्यूटन, आपने टेंशन 1 निकालनी है तो लिहाजा W डिवाइडेड बाय साइन थीटा, आप साइन थीटा जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। टेंशन 1 क्या आ जाएगी, W आ गया आपके पास 150 डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ गया आपके पास साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं कैलकुलेटर में, 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री, ये आ गया बेटे आपके पास 173.2 न्यूटन। एक रस्सी की आपके पास टेंशन आ गई, टेंशन नंबर 1। अब फॉर T2 आपने क्या करना है, फॉर टेंशन 2 इसका देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, T1 का cos थीटा कंपोनेंट इसके बराबर ले लेंगे। टेंशन 2 इज इक्वल टू T1 इंटू cos थीटा। ये जो रस्सी है इसका आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ रहा है। ठीक है, वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, T1 की वैल्यू आ गई 173.2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा की वैल्यू cos ऑफ 60 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, क्या हो जाएगा, cos ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 173.2, तो ये आपके पास बेटा आ रहा है 86.6 न्यूटन। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स में T1 और T2 दोनों खिंचाव आपने उसको कैलकुलेट करके दे दिए।